जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। ये बीए प्रोग्राम के साथ साथ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, यूनिट है 4। आपको मैं यहां बताना चाहता हूं, इस पूरी बुक के हम सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरी बुक ही कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में 6 वीडियो में आपकी पूरी बुक कंप्लीट की जा रही है। जी हाँ, सिर्फ 6 वीडियो आप ये वॉच करिए, देखिए, जिसमें आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले 2 से 3 वीडियो आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे वो 2-3 वीडियो अवेलेबल है। तो आज हम बात करते हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की। चैप्टर यूनिट है 4 और इसमें आज हम बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इस वीडियो में आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, आप 1 से 2 बार इसको वॉच कीजिए, आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की। भाई, निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन का अर्थ होता है किसी चीज का चुनाव करना, चुनना निर्वाचन कहलाता है। अब निर्वाचन प्रणाली को हम कह सकते हैं कि चुनाव 3 विधियों से किया जाता है। एक है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, एक है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एक है मिश्रित प्रणाली। ये 3 प्रकार से आप देख सकते हैं कि चुनाव किया जाता है। अब हम इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये 3 प्रणाली कौन सी है, इन प्रणाली की क्या विशेषताएं तथा इनकी क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निर्वाचन को जानते हैं कि निर्वाचन होता क्या है। निर्वाचन का अर्थ होता है चुनना, किसी व्यक्ति को चुनना, किसी चीज को चुनना। जैसे हम स्कूल में जब थे तो अगर मैडम पूछती थी कि भाई आप में से मॉनिटर किसको बनाया जाए, तो 2-3 बच्चे हाथ खड़े करते थे। तो मैम उनसे ये पूछती थी भाई इसके सपोर्ट में कौन है या इस बच्चे के सपोर्ट में कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। तो हमें सभी लोग हाथ खड़े करके अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। तो निर्वाचन का अर्थ होता है किसी को चुनना, अर्थात चुना किसके द्वारा जाएगा? जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनना, अर्थात जनता द्वारा मत अधिकार से अपने प्रतिनिधि का चयन करना ही चुनाव कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चुनाव का अर्थ है जनता द्वारा मत अधिकार से अपने प्रतिनिधि का चयन करना ही चुनाव कहलाता है। अगर हम बात करते चुनाव के तत्व की, के चुनाव में क्या क्या तत्व होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के तत्व होते हैं। एक मत पत्र संचरण होता है, दूसरा निर्वाचन क्षेत्र का संचरण होता है, तीसरा चुनावी। अगर हम मत पत्र की बात करते हैं तो इसमें यह ज्ञात किया जाता है कैसे और किसके लिए वोट डाला जाए। जी हाँ भाई, वोट डाला कैसे जाए और किसके लिए जाए, मतलब कि उम्मीदवार कौन है और किस विधि से चुनाव किया जाना है। इसके साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र संरचना की बात करते हैं, तो इस संरचना में ये बताया गया है कि कैसे निर्वाचन क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाना है और मतदान तथा विभाजित किस प्रकार से किया जाए। अर्थात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, निर्वाचन क्षेत्र संरचना में बताने की कोशिश की गई है कि हर एक क्षेत्र को एक निश्चित एरिया में बांट दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र के लोग एक निश्चित उम्मीदवार को ही वोट कर सकें। भाई, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में 5000 लोग वोट डालते हैं तो दूसरे क्षेत्र में सिर्फ 100 लोग ही वोट डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्षेत्र को इस प्रकार से बांटा जाएगा कि जो चुनाव में जो मत अधिकार होते हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट सेम रहे। इसीलिए आपके क्षेत्र को भी आपने देखा होगा कि जहां पे आप रहते हो वहां के जो लोग वोट डालते हैं वो कहीं दूसरी जगह पे वोट डालने जाते हैं, और आपसे 5 गली छोड़ के या आपसे 100, 200, 300 मीटर के जो लोग हैं वो वोट डालने जब जाते हैं तो वो किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट डालने जाते हैं, दूसरे मत क्षेत्र पे वोट डालने जाते हैं। इसी के साथ साथ चुनाव फॉर्मूला में यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वोट डाला जाएगा तो उस वोट डालने के बाद जो नतीजे आएगी उसमें जीत का निर्णय किस प्रकार से किया जाए। तो अभी हमने देखा इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये तीनों,
अभी हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत, एक होता है प्रतिनिधित्वात्मक, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है समावेश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दे करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट की। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये होता क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक प्रकार से चुनाव की प्रणाली होती है। ज्यादातर देखा गया है कि जहां पे बहुलवादी क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है। जी हाँ, बहुलवादी क्षेत्रों में, जहां पे दो से अधिक राजनीतिक पार्टी होती है, वहां पे ये चुनाव व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये काफी सरल है, इसलिए ये इस क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब ये होता क्या है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पे का अर्थ होता क्या है? सबसे अधिक मत प्राप्त उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस उम्मीदवार को भी अगर सबसे अधिक वोट मिले, अर्थात एक वोट भी ज्यादा मिला है दूसरे उम्मीदवार से, तब वो उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में 1000 आदमी हैं, वोटर 1000 वोटर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 400 लोग ही वोट डालने आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वोटरों की संख्या 1000 है, लेकिन आए सिर्फ मतदान के दिन 400 वोट ही आए हैं। 400 वोट, टोटल वोट पड़े हैं 400, 1000 में से। वहां पे 3 उम्मीदवार खड़े थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1 को वोट पड़े 150, रोल नंबर 2 को वोट पड़े 125, रोल नंबर 3 को वोट पड़े 125। तो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? रोल नंबर 1 को, 150। तो क्या ये 1000 का 150 सबसे अधिक हुआ? नहीं, लेकिन ये 400 का सबसे अधिक हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को टोटल वोट पड़े, जितने वोट पड़े हैं उनमें सबसे अधिक वोट मिले हैं, चाहे वो 40% ही क्यों ना हो, अगर सबसे अधिक वोट मिले हैं तो वो उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। शायद अब आपको समझ में आ गया है। तो हम फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट में हम एक ऐसे चुनाव प्रणाली की बात करते हैं जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही विजय घोषित कर दिया जाता है। अगर हम इसके गुण और दोष की बात करें, जो कि इस प्रकार है, इस फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट के अगर हम गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण है 2 प्रमुख दलों के बीच मतदान। अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में 2 राजनीतिक गुटों के बीच में मत आदान प्रदान होते हैं। पहले एक दल जीत जाता है तो अगले चुनाव में हो सकता है दूसरा दल जीत जाता है। तो इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में, इस प्रकार के फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट चुनाव प्रणाली में इसका पहला गुण है कि 2 प्रमुख दलों के बीच में मतदान काफी देखने को मिलता है। अगर हम भारत की राजनीति की बात करते हैं तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अक्सर फाइट देखने को मिलती है, परंतु आज के टाइम में तो सिर्फ बीजेपी है। लेकिन अगर हम दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं, जी हाँ, एमएलए की चुनाव की बात करते हैं, तो वहां पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में अक्सर टक्कर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ एक ही दल की सरकार की जीत होती है। तो यहाँ पे इसका एक और विशेषता तथा गुण है कि एक दल की सरकार को जीत मिल जाती है इस प्रकार की चुनाव प्रणाली में। साथ ही साथ स्वतंत्र उम्मीदवार को भी जीत का अवसर मिलता है। यहाँ से अगर कोई भी उम्मीदवार अगर निर्दलीय खड़ा होके अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उसके जीतने के चांस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर उसकी लोगों के बीच में उठ बैठ अच्छी है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो लोग उसको जिता देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे विश्वास व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पे होता है। भाई आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह पे पार्टी अच्छी है लेकिन उम्मीदवार अच्छे नहीं है, कुछ जगह पे पार्टी अच्छी नहीं है लेकिन उम्मीदवार अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो वोट किए जाते हैं वो एक उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर दिल्ली में अगर बीजेपी हार रही है तो वो प्रधानमंत्री अगर अच्छे हैं, मतलब उस पार्टी अच्छी है, लेकिन उस पार्टी का उम्मीदवार अच्छा नहीं है जो उस क्षेत्र से खड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो हार जाता है।
तो अगर इस पार्टी के अगर हम दोष की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक दल, छोटे दलों को नुकसान होता है, क्योंकि इस पार्टी में अक्सर वही लोग जीतते हैं जिस लोगों की मेजोरिटी ज्यादा होती है। इस पार्टी का इस चुनाव प्रणाली का एक और नुकसान है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवार की जीत की संभावना काफी कम होती है। ये कितने पॉइंट है, आप चाहो तो इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट, अल्पसंख्यक दल, छोटे दलों को नुकसान। भाई फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट चुनाव प्रणाली में अक्सर देखा गया है कि अल्पसंख्यक दलों तथा छोटे दलों को नुकसान काफी देखने को मिलता है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा एक मेजोरिटी के साथ होता है और उस मेजोरिटी को ही, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा एक निश्चित पार्टी तथा एक निश्चित वर्ग से संबंध करता है। इसीलिए वो अपने उम्मीदवार, अपने पार्टी तथा अपने वर्ग को ही वोट देना पसंद करता है, जिसके चलते अक्सर जो समाज में अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक समूह है, उन लोगों के उम्मीदवार जीत नहीं पाते। तो इसीलिए अल्पसंख्यक दल तथा छोटे दलों को नुकसान काफी उठाना पड़ता है। तो आप चाहो तो एक एक पॉइंट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब सिर्फ हिंट है, एक्सप्लेन कर दो। इसके साथ साथ केवल बहुसंख्यक सांस्कृतिक कार्य करती है। तो इसकी हानि क्या है, यहाँ पे जो चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं, जो सरकार चुन के आती है, तो अक्सर देखा गया है सरकार जो भी कार्य करती है वो बहुसंख्यकवाद के लिए करती है, अल्पसंख्यकों के लिए उन वो ज्यादा कार्य नहीं करती। और अगला पॉइंट है, वैकल्पिक विचारों की अनदेखी की जाती है। वो केवल अपने ही पार्टी, अपने ही व्यक्ति, अपने ही जाति, अपने ही वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं, अल्पसंख्यकों का नहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। बस ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का हो रहा है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की। भाई अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कौन सी होती है? अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की बात करें तो इसका अर्थ होता है जितने प्रतिशत मत मिले हैं उतने ही प्रतिशत विधायिका में आपको सीट मिलती है। इन शॉर्ट हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई जिस उम्मीदवार को या फिर जिस पार्टी को जितने प्रतिशत कुल वोट का मत, जितने प्रतिशत कुल वोट उनको मिले हैं उतने प्रतिशत ही सीटें उनको सरकार में दी जाएगी। जी हाँ, इस चुनाव प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? अगर हम इस चुनाव प्रणाली के गुण की बात करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अगर हम गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, अवसर प्राप्त होता है। भाई सपोज करते हैं कि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की 20% अगर उनको वोट मिले हैं तो उनको सरकार बनाने में उनकी पावर भी 20% होगी। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक लोग भी सरकार बना रहे हैं। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक लोगों के उम्मीदवार भी सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका है। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सुविधा प्रदान की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति में देखा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सरकार को बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। और साथ ही के साथ समाज के निर्णय अधिक समावेशी होता है। इस प्रकार की राजनीतिक में या इस प्रकार के चुनाव प्रणाली में सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इस प्रकार के निर्णय होते हैं कि जो समाज के सभी लोगों के लिए बेनिफिट हो, ना कि केवल एक जाति के, ना कि केवल एक वर्ग के। तो इस प्रकार के निर्णयों में, इस प्रकार की राजनीतिक में सरकार ऐसे कार्य करती है जो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए हो, केवल एक जाति के लिए ना हो, एक वर्ग के लिए ना हो। अगर हम इस चुनाव प्रणाली की दोष की बात करते हैं, जी हाँ, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के दोषों की बात करते हैं चुनाव प्रणाली के, तो इसका पहला दोष है यहाँ पे गठबंधन सरकार की ओर उन्मुख। भाई जिस पार्टी को पूरी वोट नहीं मिलेगी तो वो सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियां तथा छोटे छोटे समूह को मिला के सरकार बनाने की कोशिश करता है। तो अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में गठबंधन सरकार का रूप देखने को मिलता है। साथ ही साथ गठबंधन सरकार में अस्थिरता पैदा हो जाती है। भाई जब अगर गठबंधन सरकार है, आप दूसरी पार्टी को मिला के अगर आप सरकार को बनाते हो और फिर कुछ टाइम बाद वो पार्टी आपका साथ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि आपने दूसरी पार्टी के लोगों को ज्यादा अवसर प्रदान नहीं किए, ज्यादा उनको सीटें प्रदान नहीं करे, या सरकार में वो जोन सी वो सीट पाना चाहते हैं, कोई होम मिनिस्टर पाना चाहता है,
कोई फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे आना चाहता है, कोई किसी के, अगर आपने उनको उनका मनपसंद कार्यालय नहीं सौंपा तो वो आपसे नाराज होके आपसे अपनी पार्टी आपसे हटा लेगी। इससे आपकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर भी सकती है। तो इसलिए देखा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में अक्सर गठबंधन सरकार देखने को मिलती है और छोटे दलों को अधिक शक्ति दी जाती है भाई, क्योंकि छोटे दलों की वजह से ही वो सरकार मेजोरिटी का आंकड़ा पार कर पाएगी। इसी के साथ ही साथ नीति निर्धारण को पूरा करने में असमर्थ होती है, क्योंकि भाई कोई भी जब सरकार ऐसे कोई भी कार्य करती है तो छोटे छोटे दलों को मिला के जब वो सरकार बनाते हैं और फिर वो कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सभी दलों को सरकार को खुश करना होता है, जिसकी वजह से वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की सरकार का उदाहरण, जैसे हम जर्मनी में बात करते हैं, जैसे वाइमर जो गणतंत्र था जर्मनी में इसी प्रकार से असफल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं मिश्रित शासन प्रणाली की। भाई मिश्रित चुनाव प्रणाली कौन सी होती है? मिश्रित प्रणाली या फिर मिश्रित चुनाव प्रणाली क्या होता है? जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के साथ साथ अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक चुनाव प्रणाली, इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। जी हाँ, इसको मिक्स मेंबर के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों का मिश्रण। अब हम बात करते हैं भाई एमएमपी। भाई मतलब मिश्रित चुनाव प्रणाली के दोष और उनकी हानि क्या है। अगर हम इनके गुणों की बात करते हैं तो इसमें झूठे बहुमत के संकट से बचाया जाता है। तो भाई इसमें अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे अनुपातिक प्रणाली भी देखने को मिलती है तथा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली देखने को भी मिलती है। अर्थात यहाँ पे कोशिश की जाती है कि भाई लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है उनके उम्मीदवारों के द्वारा ही वो अपने प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि झूठे बहुमत के आधार पे से बचता जाता है या फिर बचाया जाता है। इसके साथ साथ वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है। इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था वोट की बर्बादी की समस्या को कम करते हैं। साथ ही साथ भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र में मध्य संपर्क स्थापित करते हैं। इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में अक्सर देखने को मिला है जो कि भौगोलिक क्षेत्र होते हैं या जो स्थानीय जो असमानताएं होती हैं उनको एकजुट करने के लिए अक्सर ये चुनाव प्रणाली देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र में काम की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देती है। इससे ऊपर वाले पॉइंट में हम कह सकते हैं भाई, जैसे कि अगर हम यूपी या फिर बिहार की बात करते हैं तो वो भौगोलिक रूप पे भारत में एक जगह पे है, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों के भाषा को भी सरकार के द्वारा उठाया जाता है। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी समस्या को उठाया जाता है और उनके लोगों को भी राजनीतिक में आने दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के माध्यम संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे चुनाव क्षेत्रों में काम की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देता है। और तो अगर हम इसके दोषों की बात करें तो भाई दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाती है। भाई यहाँ पे हर एक दल अपने दल के सदस्य पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरे दल में ना भाग जाए, ताकि वो अपने दल की कोई बुराई ना करा दे। इसी के साथ साथ अक्सर देखा गया है कि चुनाव कराना यहाँ पे काफी महंगा साबित हो जाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पे चुनाव देखने को मिलते हैं, कभी एमपी के, कभी एमएलए के, कभी निगम पार्षद के, इस प्रकार से। तो इसी के साथ साथ लोगों को चुनाव व्यवस्था को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब मिश्रित शासन प्रणाली, मिश्रित चुनाव शासन प्रणाली को अपनाया जाता है तो अक्सर देखा गया है कि लोगों के मन में असमंजस होता है कि यार कभी तो ये हमसे चुनाव करवा लेते हैं और कभी, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो निगम पार्षद का चुनाव होता है या जो एमएलए का चुनाव होता है या जो एमपी का चुनाव होता है जो कि लोकसभा का है या जो कि एमएलए या फिर
अगर निगम पार्षद का है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एमसीडी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जो हर 5 साल में होता है, वो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, अर्थात जनता अपने उम्मीदवारों को ही चुनती है। लेकिन जब राष्ट्रपति की चुनाव की बात होती है या जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है तो जनता ये सोचती है यार हमने तो इनको वोट किया ही नहीं, तो ये राष्ट्रपति कैसे बन गए या ये उपराष्ट्रपति कैसे बन गए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने जिन उम्मीदवारों को चुना उन्होंने उनको चुना। जी हाँ, हमने जिसको चुना उन्होंने उनको चुना। हमने जिन एमपी एमएलए को चुना तो उन्होंने ही उनको चुना। तो यहाँ पे अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि यार कभी ये हमसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से हम उस चुनाव में कैसे शामिल हो गए, इस प्रकार से। तो अक्सर मिश्रित चुनाव व्यवस्था में लोगों को समस्या होती है कि कौन के चुनाव का जो उत्तर है या फिर चुनाव का जो सफलता, कौन जीता कौन हारा, अक्सर इस प्रकार के चुनाव में ये समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करो मत करो लेकिन कमेंट जरूर कर दे करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इस पूरी बुक के हम ऐसे सिर्फ 6 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, 6 वीडियो, जिसमें पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे, अगर आप हमारा फर्स्ट कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी बुक के इसी प्रकार से पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप हमारा सेकंड कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको नोट्स के साथ साथ आपको इस पूरी बुक की वीडियो का आपको लिंक तथा स्ट्रीमिंग दे दी जाएगी। आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए होगा जो हमारा ये कोर्स परचेज करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारा एडवांस कोर्स पे हमारे से जुड़ते हो तो आपको ये दोनों ऑप्शन तो दिए जाएंगे। साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। साथ के साथ आपके मन में जो भी कोई एग्जाम से रिलेटेड या फिर क्वेश्चनों से रिलेटेड या फिर बुक्स से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड कोई भी जो समस्या आ रही है या आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता सकते हो। हम आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकते हैं और वो वीडियो सिर्फ आपके लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। तो अगली वीडियो तक जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।